एक बड़ा अजीब सवाल है ना? कि पैसे के मामले में स्मार्ट होना और सक्सेसफुल होना ये दो बिल्कुल बिल्कुल अलग-अलग बातें हैं। मतलब हमने देखा है कि दुनिया के कुछ सबसे ब्रिलियंट लोग जिनके पास बड़ी-बड़ी डिग्रियां होती हैं, वो दिवालिया हो जाते हैं। और वही दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी कोई खास इनकम नहीं होती, लेकिन वो धीरे-धीरे करके बड़ी दौलत बना लेते हैं। ये होता कैसे है? इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए आज हम मॉर्गन हाउसल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी की कुछ कमाल की बातों पर एक गहरी चर्चा करेंगे। और एक बात पहले ही साफ कर दें, ये चर्चा कोई स्टॉक टिप्स या मार्केट को प्रिडिक्ट करने के बारे में नहीं है। ये इस बारे में है कि हम मतलब इंसान लोग पैसे को लेकर सोचते कैसे हैं और बर्ताव कैसे करते हैं। आज हम समझेंगे कि हमारी सफलता में लक का कितना बड़ा हाथ होता है, क्यों अमीर बनना शायद अमीर बने रहने से ज्यादा आसान है, और वो कौन सी मानसिकता है जो असल में लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाती है। और ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ज्यादातर लोग अपनी फाइनेंशियल मिस्टेक्स को कैलकुलेशन की गलती मानते हैं, बिल्कुल। जबकि असल में वो व्यवहार की गलती होती है। हमारी भावनाएं, हमारा डर, हमारा लालच, असली खेल तो वहां चल रहा होता बिल्कुल। है ना? तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और शायद सबसे जरूरी आइडिया से। मुझे इस किताब को पढ़कर जो सबसे बड़ी बात समझ आई वो ये थी कि मैं पैसे को हमेशा गलत तरीके से देखती थी। मुझे लगता था कि पैसे को लेकर एक सही या गलत तरीका होता है, पर हॉजल कहते हैं कि ऐसा कुछ है ही नहीं। हर किसी का पैसे के साथ अनुभव बिल्कुल पर्सनल होता है। मतलब कोई इंसान पैसे के बारे में क्या सोचता है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वो किस माहौल में पला बड़ा है। उनके घर में पैसों को लेकर कैसी बातें होती थीं, क्या उन्होंने कभी गरीबी देखी है या हाई इन्फ्लेशन का दौर देखा है। जैसे मान लीजिए किसी ने 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस देखा है, तो हो सकता है वो अपनी पूरी जिंदगी स्टॉक मार्केट से डरे। और वहीं कोई ऐसा है जो 2010 के बाद मार्केट में आया, जब बाजार लगातार ऊपर जा रहा था, तो उसे रिस्क लेना बहुत नॉर्मल लगेगा। हाँ बिल्कुल। और यहाँ फैसिनेटिंग बात यह है कि इनमें से कोई भी गलत नहीं है। वो दोनों अपनी अपनी दुनिया की हकीकत के हिसाब से फैसले ले गए। उनकी वो हकीकत जिसे उन्होंने खुद अनुभव किया है। ज्यादातर फाइनेंशियल एडवाइस या बहसें इसलिए बेकार हो जाती हैं क्योंकि एक इंसान जिसका अनुभव अलग है, वो दूसरे इंसान को जिसका अनुभव बिल्कुल अलग है, ये समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि तुम बेवकूफ़ी कर रहे हो, जबकि वो बेवकूफ़ी नहीं, वो बस एक अलग नजरिए से दुनिया को देख रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें किसी और की स्ट्रैटेजी को आंख बंद करके कॉपी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो वॉरेन बफे के लिए काम करता है वो शायद हमारे लिए न करे। एग्जैक्टली। आपका फाइनेंशियल प्लान आपकी पर्सनालिटी, आपके डर और आपके लक्ष्यों से जुड़ा होना चाहिए, किसी और की सक्सेस स्टोरी से नहीं। पैसे को लेकर कोई एक सही जवाब नहीं है। अच्छा, लेकिन फिर भी हम दूसरों की, खासकर सक्सेसफुल लोगों की सक्सेस स्टोरीज को कॉपी करने की इतनी कोशिश क्यों करते हैं? हम हर अरबपति की आदतें जानना चाहते हैं। वो सुबह कितने बजे उठते हैं, वो क्या पढ़ते हैं, हम ये सब जानने के लिए दीवाने रहते हैं। क्योंकि हमें कहानी अच्छी लगती है और हम सिर्फ उन लोगों की कहानियां सुनते हैं जो जीत गए। इसे सर्वाइवरशिप बायस कहते हैं। हर एक सफल एंटरप्रेन्योर के लिए आपको हजारों ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने बिल्कुल वही किया, उतनी ही मेहनत की, उतने ही रिस्क लिए, लेकिन वो फेल हो गए। उनकी कहानियां हमें कोई नहीं सुनाता, हम उन्हें देखते ही नहीं। तो फिर तो फिर मेहनत का क्या पॉइंट है? अगर सब कुछ किस्मत ही है, तो फिर कोशिश करने का क्या फायदा? ये सुनना तो थोड़ा डिस्करेजिंग लगता है। नहीं नहीं, हाउसिल का पॉइंट ये नहीं है कि मेहनत बेकार है। उनका पॉइंट है कि हमें विनम्र होना चाहिए। लक और रिस्क, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और दोनों हमेशा मौजूद रहते हैं। जब कोई सफल होता है तो हम उसकी पूरी सफलता को उसके स्किल और मेहनत का नतीजा मान लेते हैं, और जब कोई फेल होता है तो हम उसे आलसी या बेवकूफ कह देते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि दोनों ही कहानियों में लक और रिस्क ने अपना एक अदृश्य रोल निभाया है। तो इससे हमें क्या सीखना चाहिए? सीखना ये चाहिए कि जब आप सफल हों तो ये मत मानिए कि आप जीनियस हैं और आपसे कोई गलती हो ही नहीं सकती, और जब आप फेल हों तो ये मत मानिए कि आप बेकार हैं और आपसे कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। हमेशा ये याद रखें कि सफलता और असफलता के बीच एक बहुत बड़ा ग्रे एरिया है, और इसीलिए अपने सारे अंडे कभी एक टोकरी में नहीं रखने चाहिए। थोड़ा रूम फॉर एरर हमेशा छोड़ना चाहिए, क्योंकि रिस्क हमेशा होता है। ठीक है, तो मान लीजिए कोई मेहनत और थोड़ी किस्मत से अमीर बन भी गया, पर हमने ऐसी बहुत कहानियां सुनी है जहां लोग सब कुछ गवा देते हैं।
चाहे वो लॉटरी विनर हो या सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन। ऐसा क्यों होता है? क्या अमीर बनना और अमीर बने रहना ये दो अलग-अलग स्किल सेट्स हैं? ये इस किताब का सबसे पावरफुल आइडिया है मेरे हिसाब से। अमीर बनने के लिए आपको रिस्क लेना पड़ता है, ऑप्टिमिस्टिक होना पड़ता है, बाहर निकलकर कुछ बड़ा करने की हिम्मत दिखानी पड़ती है। ये सब बहुत आक्रामक गुण हैं। लेकिन अमीर बने रहने के लिए आपको इसका ठीक उल्टा चाहिए। आपको डरना पड़ता है, आपको सावधान रहना पड़ता है, आपको ये सोचना पड़ता है कि जो मैंने कमाया है वो रातों रात जा भी सकता है। मतलब जो स्किल्स आपको अमीर बनाती हैं, हाँ बिल्कुल, वही आपको बर्बाद भी कर सकती हैं। वही आपको बर्बाद भी कर सकती हैं। बिल्कुल, बहुत से लोग अमीर बनने के बाद भी वही आक्रामक रवैया बनाए रखते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि अब गोल पोस्ट बदल गया है। पहले गोल था पैसा कमाना, अब गोल है पैसे को बचाए रखना। अमीर बने रहने का मतलब है सर्वाइवल। आपको हर हाल में खेल में बने रहना है। आपको शानदार रिटर्न की जरूरत नहीं है, आपको बस इतना रिटर्न चाहिए जो आपको बर्बाद ना होने दे और आप लंबे समय तक टिके रहें। तो क्या इसका मतलब ये है कि सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स धीरे-धीरे ज्यादा कंजर्वेटिव हो जाते हैं? एक तरह से हाँ, वो ये समझ जाते हैं कि सबसे जरूरी चीज है फाइनेंशियल अनब्रेकेबिलिटी। मतलब ऐसी स्थिति में रहना जहां बाजार का कोई भी एक बड़ा झटका आपको खेल से बाहर ना कर सके। क्योंकि अगर आप एक बार बर्बाद हो गए तो आप दोबारा शुरुआत नहीं कर सकते। आप उस एक चीज का फायदा उठाने से चूक जाते हैं जो वेल्थ क्रिएशन में सबसे ज्यादा जरूरी है। और वो है कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि। एग्जैक्टली। खेल में बने रहने का पूरा पॉइंट ही यही है कि आप कंपाउंडिंग को अपना जादू दिखाने का पूरा मौका दें। कंपाउंडिंग, ये शब्द हम सबने स्कूल में पढ़ा है और सुना है, पर मुझे लगता है हम इसकी असली ताकत को आज भी अंडर एस्टिमेट करते हैं। ये सिर्फ एक मैथ फॉर्मूला नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण वॉरेन बफे है। हर कोई मानता है कि वो एक महान निवेशक हैं और वो हैं भी, लेकिन उनकी दौलत का असली राज सिर्फ उनका स्किल नहीं बल्कि उनका समय है। उन्होंने 10 साल की उम्र से निवेश करना शुरू कर दिया था। उनकी 95% से ज्यादा दौलत उनके 65वें जन्मदिन के बाद बनी है। सोचिए, अगर उन्होंने 30 साल की उम्र में शुरू किया होता और 60 साल की उम्र में रिटायर हो जाते तो आज उन्हें कोई जानता भी नहीं। ये एक बेहतरीन पॉइंट है। कंपाउंडिंग का जादू तब काम करता है जब उसे दशकों का समय मिलता है। लेकिन हम दशकों तक इंतजार करने के लिए नहीं बने। हमारे अंदर धैर्य नहीं होता। कंपाउंडिंग के सबसे बड़े दुश्मन है घबराहट में बेचना, जल्दी अमीर बनने की चाहत और अधीरता। जब बाजार गिरता है हम डर जाते हैं। जब हमें एक साल में अच्छा रिटर्न नहीं मिलता तो हम स्ट्रैटेजी बदल देते हैं। हम पौधे को हर रोज उखाड़ कर देखते रहते हैं कि वो बढ़ रहा है या नहीं। तो इसका सीधा सा मतलब है कि कितने समय तक निवेशक रहना, कितना अच्छा निवेश करने से ज्यादा जरूरी है। ज्यादातर मामलों में हाँ। एक अच्छा रिटर्न जिसे आप सालों साल तक बनाए रख सकते हैं वो एक शानदार रिटर्न से कहीं बेहतर है जो आपको 1-2 साल में मिलता है और फिर आप उसे गवा देते हैं। जी। धैर्य ही असली सुपर पावर है। तो कंपाउंडिंग की तरह ही क्या असली दौलत भी कुछ ऐसी है जो दिखती नहीं है? क्योंकि हमारी सोसाइटी में तो दौलत का मतलब है दिखाना, बड़ी गाड़ियां, डिजाइनर घड़ियां, महंगे घर। इस किताब ने दौलत को लेकर मेरी पूरी सोच बदल दी। हाउजल कहते हैं कि जिसे हम दौलत समझते हैं वो असल में खर्च है। जब कोई 1 करोड़ की गाड़ी चलाता है तो हम ये नहीं सोचते कि वाह इस आदमी के पास कितनी दौलत है। हम सोचते हैं अगर मेरे पास ये गाड़ी होती तो लोग मेरे बारे में कितना अच्छा सोचते। तो हम दौलत को नहीं बल्कि दौलत के दिखावे को एडमायर करते हैं। और असली दौलत ठीक इसका उल्टा है। असली दौलत वो पैसा है जिसे आपने खर्च नहीं किया। वो आपके बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ पैसा है, आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं जिन्हें आपने बेचा नहीं है। वो फाइनेंशियल एसेट्स हैं जो आपको भविष्य में विकल्प देते हैं, आजादी देते हैं। दौलत वो है जो आप नहीं देखते। मतलब कमरे में सबसे अमीर आदमी शायद वो हो सकता है जो सबसे साधारण दिख रहा हो। बिल्कुल, क्योंकि वो अमीर दिखने की कोशिश नहीं कर रहा, वो असल में अमीर बनने पर फोकस कर रहा है। हाउस दौलत की सबसे अच्छी परिभाषा देते हैं। दौलत का मतलब है सुबह उठकर ये कह पाना, मैं आज वो कर सकता हूं जो मैं करना चाहता हूं। अपने समय पर पूरा नियंत्रण होना, यही असली दौलत है। और ये आज़ादी पैसा खरीद सकता है, लेकिन तभी जब आप सारा पैसा अमीर दिखने पर खर्च न कर दें। वित्तीय स्वतंत्रता शांत होती है, शोर नहीं मचाती। अपने समय पर कंट्रोल होना, ये बहुत पावरफुल आइडिया है। लेकिन ये तभी हो सकता है जब हम ये तय कर पाएं कि हमारे लिए इनफ कितना है ना? वरना तो हम हमेशा और ज्यादा कमाने की दौड़ में लगे रहेंगे और उस आज़ादी तक कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। ये पैसे को लेकर सबसे मुश्किल साइकोलॉजिकल बैटल है, इनफ को डिफाइन करना। मुझे याद है जब मैंने अपनी पहली नौकरी शुरू की थी तो मेरा लक्ष्य था कि बस मेरी सैलरी X रुपए हो जाए,
तो लाइफ सेट हो जाएगी। जब मैं वहां पहुंचा तो वो लक्ष्य अपने आप वाई हो गया, जब वाई पर पहुंचा तो जेड बन गया। ये गोल पोस्ट हमेशा आगे बढ़ता रहता है। और ये खतरनाक क्यों है? ज्यादा की चाह रखना तो अच्छी बात है, ये हमें मोटिवेट करता है। समस्या ज्यादा चाहने में नहीं है। समस्या तब होती है जब ये चाहत आपको ऐसे रिस्क लेने पर मजबूर कर दे जिनकी आपको कोई जरूरत नहीं है। जब आपके पास अपनी जरूरत का सब कुछ हो और फिर भी आप वो चीज दांव पर लगा दें जो आपके पास है और जिसकी आपको जरूरत है, उस चीज के लिए जो आपके पास नहीं है और जिसकी आपको जरूरत भी नहीं है। ये बेवकूफी है। और ये तब होता है जब आपको पता नहीं होता कि इनफ क्या है। आप बस दूसरों से तुलना करते रहते हैं और इस रेस का कोई अंत नहीं है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है कि इस खेल को खेला ही ना जाए। ये समझना कि तुलना का कोई अंत नहीं है। हमेशा कोई ना कोई आपसे ज्यादा कमा रहा होगा। अपनी खुशी को इस पर निर्भर करने का मतलब है कि आप कभी खुश नहीं रहेंगे। रुकना सीखें। ये जानना कि आपके लिए क्या जरूरी है, परिवार, दोस्त, सुकून, आजादी, और उसे किसी ऐसी चीज के लिए दांव पर ना लगाना जो जरूरी नहीं है। तो अगर हम इन सभी पॉइंट्स को जोड़कर देखें, धैर्य रखना, लंबा सोचना, इनफ को समझना, दिखावे से बचना, तो ऐसा लगता है कि पैसे का असली मकसद कुछ और ही है। ये सिर्फ एक बड़ा बैंक बैलेंस बनाना नहीं है। बिल्कुल नहीं। इस किताब का सार यही है कि पैसा अपने आप में कोई लक्ष्य नहीं है। ये सिर्फ एक टूल है, एक ऐसा टूल जो आपको जिंदगी का सबसे बड़ा प्राइज दिला सकता है, स्वतंत्रता। अपने समय को कंट्रोल करने की आज़ादी, ये चुनने की आज़ादी कि आप किसके साथ काम करना चाहते हैं, कहाँ रहना चाहते हैं। सुबह अलार्म की घंटी से ना उठने की आज़ादी, तनाव कम करने की आज़ादी, उन चीज़ों को ना कहने की आज़ादी जो आप नहीं करना चाहते। हाउज़ल कहते हैं कि यही पैसे का सबसे बड़ा डिविडेंड है। बड़ी गाड़ियाँ या घड़ियाँ नहीं, बल्कि ये आज़ादी। और यह आज़ादी सिर्फ बहुत ज़्यादा अमीर लोगों के लिए नहीं है। ये हर स्तर पर हासिल की जा सकती है। अगर आपके पास 6 महीने के खर्च के बराबर सेविंग्स है तो आपको वो नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है जिससे आप नफरत करते हैं। ये भी एक तरह की आज़ादी है। तो पैसे को एक स्कोरबोर्ड की तरह देखने के बजाय उसे स्वतंत्रता खरीदने वाले एक टूल की तरह देखना चाहिए। आपका हर बचाया हुआ रुपया आपको भविष्य में अपने समय का थोड़ा और नियंत्रण वापस दिलाता है। तो आज की इस पूरी बातचीत का निचोड़ यही है कि पैसे के साथ सफलता आपके आईक्यू से ज़्यादा आपके व्यवहार पर निर्भर करती है। ये इस बारे में है कि आप डर और लालच को कैसे मैनेज करते हैं, आप समय के बारे में कैसे सोचते हैं और आप दुनिया को कैसे देखते हैं। और अच्छी खबर यह है कि ये व्यवहार सीखा जा सकता है। आपको कोई जीनियस होने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई सिर्फ कुछ आदतें अपना ले, जैसे धैर्य रखना, घबराहट से बचना, विनम्र रहना और लंबा खेल खेलना, तो वो पहले से ही ज़्यादातर लोगों से कहीं आगे निकल सकता है। बिल्कुल। और इस चर्चा को खत्म करने के लिए मैं एक सवाल छोड़ना चाहूँगा। अगर दौलत का असली मतलब अपने समय पर नियंत्रण पाना है, तो ऐसा क्या एक काम है जो कोई भी व्यक्ति आज बिना कोई अतिरिक्त पैसा कमाए उस स्वतंत्रता का एक छोटा सा हिस्सा वापस पाने के लिए कर सकता है? शायद ये सवाल हमें इस जानकारी को सिर्फ सुनने से आगे बढ़कर अपनी जिंदगी में उतारने के लिए इंस्पायर करेगा।